हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कंप्लीट लिटरेरी एजेस फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एज टू पोस्ट मॉडर्न एज। ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। और इसकी जो टाइम लाइन है वो है, देखिए आप स्क्रीन पे, 450 AD टू 1066 AD। और इस एज को एंग्लो सैक्सन एज भी कहा जाता है, क्योंकि एंगल्स और सेक्शन का इसमें प्रभुत्व था इस एज में। और इस एज में जो ओल्ड इंग्लिश था वो मिक्सचर था, जो नेटिव ब्रिथोनिक लैंग्वेज था, जो स्थानीय लैंग्वेज था, और जो ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज का ये मिला जुला रूप था उस समय का ओल्ड इंग्लिश। और उस समय एंग्लो सैक्सन अपनी पोइट्री में लिटरेशन का यूज़ करते थे, कैनिंग्स का यूज़ करते थे। लिटरेशन में से एक तरह से अनुप्रास अलंकार होता है, उसमें उन लोग लिखते थे पोइट्री को म्यूज़िकल बनाने के लिए। और इस दौरान पोइट्री में कुछ खास फीचर्स थे, 3 स्पेशल काइंड ऑफ पोइट्री था। एक तो हीरोइक पोइट्री था। हीरोइक पोइट्री मीन्स ऐसे पोइट्री जिसमें कि वार के बारे में हो, योद्धा के बारे में हो, युद्ध हो, हीरोइज्म वाली थीम हो। और इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो ब्यूवुल्फ है, जिसे इंग्लैंड का पहला क्लासिक एपिक माना जाता है, ब्यूवुल्फ। और इस ब्यूवुल्फ पोइट्री का एनोनिमस है, ये इसका नाम नहीं मालूम कि इसको किसने लिखा है। नेक्स्ट पोइट्री है लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री इमोशनल होती है और म्यूजिकल होती है, और वांडरर और सी फेरर इसके एग्जाम्पल हैं जो उस दौरान थे। देन क्रिश्चियन पोइट्री, ऐसी पोइट्री जो क्रिश्चियन थीम पे बेस्ड थी। और ड्रीम ऑफ द रोड इस एज की क्रिश्चियन पोइट्री थी। अब इस एज के जो पॉपुलर पोएट्स थे वो थे कैडमन, सेनेवुल्फ, ये पोएट्स थे पॉपुलर पोएट्स। अब इस एज में सन अगस्टाइन आए थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया था, इंग्लैंड को क्रिश्चियन नेशन बनाया था 597 AD में। और इसके अलावा किंग अल्फ्रेड द ग्रेट थे इस एज में, जो ग्रेट रूलर थे, और उन्होंने एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल की शुरुआत की थी, जो कि 9th से स्टार्ट होकर 11th सेंचुरी तक चला। तो ये इस तरह का एज था एंग्लो सैक्सन एज। अब आती है बात एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। एंग्लो नॉर्मन, तो ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये स्टार्ट होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मतलब नॉर्मन की विजय से, जब नॉर्मन्स लोग ने इंग्लैंड में हमला किया था और उन्होंने अपनी विजय हासिल की थी, विलियम द कॉन्करर ने। और ये 1066 AD से शुरुआत होती है इसकी। और इसमें जो ऑर्डिनरी लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश बात कर रहे थे, ओल्ड इंग्लिश में बात करते थे। और जो अपर क्लास के लोग थे, हाई क्लास के लोग थे, वो लोग फ्रेंच में बात करते थे, क्योंकि इस एज में फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड में, लिटरेचर में भी, लैंग्वेज में भी, और पॉलिटिक्स में भी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस समय एस्टैब्लिश हुई थी 12th सेंचुरी के दौरान, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 13th सेंचुरी में। मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा इस एज में। और पॉपुलर पोएट्स थे जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ, वेस, लेमन, पर्ल पोएट। और पॉपुलर वर्क्स थे सर गावाइन एंड दी, सर ग्रीन नाइट, ऑल एंड द नाइटिंगेल। ये पॉपुलर वर्क्स थे इस एज के दौरान। अब बात आती है एज ऑफ चाउसर। एज ऑफ चाउसर है फ्रॉम 1340 AD टू 1400 AD। और इसका जो नाम है एज ऑफ चाउसर, इस एज के ग्लोरियस राइटर जॉफ्री चाउसर के नाम पे है इस एज का पूरा नाम। और इसे इंग्लिश लिटरेचर का ओपनिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये जो एज ऑफ चाउसर है मिडिल इंग्लिश पीरियड के तहत आता है। अब इस एज ऑफ चाउसर में क्या हुआ था कि जो लिटरेचर की सही शुरुआत, पोइट्री की सही शुरुआत इसी एज से मानी जाती है। जॉफ्री चाउसर ने 3 किंग के अंडर में काम किया था, मीन्स एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV। और इस दौरान एज ऑफ चाउसर के दौरान ग्रेट इवेंट हुए थे, घटनाएं हुई थी, जैसे कि 100 ईयर वॉर हुआ था, जो कि 116 साल तक चला था, लेकिन इसे 100 ईयर वॉर कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। और इस एज में ब्लैक डेथ का आक्रमण हुआ था, ब्लैक डेथ पैंडेमिक आया था, जो कि महामारी थी। और इसे ब्यूबैनिक प्लेग भी कहा जाता है, जो कि ब्लैक रैट्स की वजह से फैला था, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। और ये जो ब्लैक डेथ था बार बार इंग्लैंड में आ रहा था।
और लोगों को मार रहा था। फिर इस दौरान पीजेंट रिबेलियन भी हुआ था, किसानों ने आंदोलन किया था, किसानों ने अपने जो मिजरी थी उसके खिलाफ आंदोलन किया था बेहतर वेजेस के लिए 1381 में। और इस एज के दौरान जो सबसे ग्रेट राइटर थे वो थे जॉफ्री चौसर, एज आई डिस्कस्ड, और उनके ग्रेट ग्रेट वर्क्स थे द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स 24 टेल्स का एक कलेक्शन है, उसमें उन्होंने प्रोलॉग भी लिखा है। ये पिलग्रिम्स पे बेस्ड है ये, और सबसे पॉपुलर वर्क है इस पूरे मिडिल इंग्लिश पीरियड का कैंटरबरी टेल्स। फिर उन्होंने द बुक ऑफ डचेस लिखा है, हाउस ऑफ फेम लिखा है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलस एंड क्रेसीड, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। और इनके अलावा जो अदर पोएट्स थे इस एज में पॉपुलर वो थे विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर। इन्होंने भी, विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर ने भी 14th सेंचुरी, जो इस सेंचुरी का जो में जो बुराइयां थी, चर्च में बुराइयां जो, और जो सोसाइटी में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ लिखा है। जॉन वैक्लिफ इस एज के ग्रेट प्रोज फिगर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लैटिन बाइबल जो कि लैटिन भाषा में था उसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, जिसकी वजह से कॉमन मैन उस बाइबल को अच्छे से पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुआ, और उन्हें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का एक की फिगर माना जाता है इस वजह से, जॉन वैक्लिफ को। अब बात आती है एज ऑफ रिवाइवल की। एज ऑफ रिवाइवल का जो टाइम लाइन है वो है 1400 AD टू 1558 AD। अब इसे एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रिवाइव हुआ था, इसमें पुराना ग्रीक लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर, ये सब का रिवाइवल हुआ था, फिर से उनमें जान फूकी गई, उनको पढ़ा गया, उनको अप्रिशिएट किया गया क्रूसेड के दौरान, और इसलिए रिवाइवल एज था। और इस एज के दौरान क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। पहले गुटेनबर्ग ने इसकी स्थापना तो पहले ही कर दी थी यूरोप में, लेकिन ये विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में आया था प्रिंटिंग प्रेस। और इस एज में मार्टिन लूथर थे जो ग्रेट रिफॉर्मर थे, और उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव रखी थी इस एज में, और उन्होंने कैथोलिक चर्च जो में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और उनके फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट कहा गया क्योंकि उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अब इस दौरान एज ऑफ रिवाइवल में वार ऑफ रोजेस हुआ था, जो कि हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लंकास्टर के बीच में था। तो ये ग्रुप था, ये पॉलिटिकल ग्रुप था जो इंग्लैंड में उस समय बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत ही मतलब इनका राज था। और इस समय इन दोनों के बीच में इंटरनल बैटल चला, आंतरिक युद्ध चला। इंग्लैंड में बाहरी युद्ध तो चल ही रहा था, 100 ईयर वॉर तो चल ही रहा था, साथ में वॉर ऑफ रोजेस भी चल रहा था। और इस वॉर ऑफ रोजेस का एंड हुआ और ट्यूडर डायनेस्टी की स्थापना हुई, और हेनरी 7 इसके राजा बने, ट्यूडर डायनेस्टी के इंग्लैंड के राजा बने। फिर उनके बाद उनका जो बेटा है सक्सेसर हेनरी 8 राजा बना, जिसने 6 शादियां की बेटे की चाहत में। उनकी पहली वाइफ थी कैथरीन ऑफ अरागन, जिन्होंने डॉटर मैरी को जन्म दिया, जो आगे चल के ब्लडी मैरी नाम से फेमस हुई, क्वीन बनी। फिर उनकी जो सेकंड वाइफ थी एन बोलेन, उसने एलिजाबेथ को जन्म दिया, जो कि आगे चल के पूरा का पूरा एज का नाम एज ऑफ एलिजाबेथन एज है, और उन्होंने ग्लोरियस एज की स्थापना की। फिर इस एज के जो ग्रेट ऑथर्स थे वो थे इरास्मस, थॉमस मूर, विलियम टिंडल और थॉमस मैलोरी। तो ये आप नाम याद रखिए। Now we will come to the next stage, that is Elizabethan age, and which start from 1558 to 1603. तो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की गद्दी में आसीन हुई थी वो, और 1603 में उनकी मौत हुई थी, इसलिए इसका एज का टाइमलाइन ये है। और एलिजाबेथ ने क्या किया था, बहुत ही अच्छी क्वीन थी वो। उन्होंने इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी लाई थी, पीस स्थापित की थी। इसके पहले उनकी जो सौतेली बहन हाफ सिस्टर का जो राज था, ब्लडी मैरी का जो राज था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। तो वहाँ किलिंग हो रही थी प्रोटेस्टेंट की, लेकिन इन्होंने दोनों के बीच में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जो हमेशा से जो संघर्ष चला रहा था उसमें एक विराम लगाया और बहुत ही पीस की स्थापना की। बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया, सॉनेट्स पॉपुलर हुए इस दौरान। और इस एज में जो रिनेसॉ था, ह्यूमनिज्म, रिनेसॉ ह्यूमनिज्म,
पुनर्जागरण बहुत ज़्यादा फला फूला। ये जो रेनेसां था इसकी शुरुआत तो इटली से हुई थी 14th सेंचुरी में, लेकिन इंग्लैंड में ये अपने फुल फ्लावरिंग में फलीभूत हुआ 16th सेंचुरी में, एज ऑफ एलिजाबेथन एज में। तो इस वजह से इस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, रेनेसां एज भी कहा जाता है, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। कई नाम है इसके। और इस एज में फ्रांसिस बेकन जो थे ग्रेट फाउंडर बने साइंटिफिक मूवमेंट के, साइंटिफिक आंदोलन के। उन्होंने ग्रेट प्रोज वर्क लिखा, एसेस लिखे, एसेस के कलेक्शन लेके आए, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग भी लिखा। फिर इसके अलावा जो ग्रेट ग्रेट पोएट्स थे इस एज के वो थे एडमंड स्पेंसर। उन्होंने कई सारे सोनेट्स लिखे और फेरी क्वीन लिखा जो कि रोमांटिक एपिक था। फिर फिलिप सिडनी ग्रेट राइटर, फर्स्ट क्रिटिक ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर इस एज के थे। इस एज में, एलिजाबेथन एज में, सोनेट राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ड्रामा अपने पीक पे था। ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, विलियम शेक्सपियर। अनडाउटेडली विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है इस एज में। और नेक्स्ट हम आते हैं जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज का जो नाम है किंग जेम्स फर्स्ट के वजह से हुआ है, क्योंकि इस दौरान जो एज में जो राजा थे वो थे किंग जेम्स फर्स्ट, और उन्हें फर्स्ट स्टुअर्ट किंग माना जाता है। इसके पहले ट्यूडर डायनेस्टी थी इंग्लैंड में, जो कि क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद ख़त्म हुई। और इस एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था गन पाउडर ट्रीजन, गन पाउडर प्लॉट, जो कि गाई फॉक्स के नेतृत्व में हुआ था, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर था इस पूरे षड्यंत्र का। उन्होंने क्या किया था कि किंग जेम्स को मारना चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए षड्यंत्र रचा था उनको मारने के लिए। पूरी की पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग को बम से उड़ाना चाहते थे, और इसका ये गाई फॉक्स मेन था। और इस जो अब इसके बाद आते हैं हम लोग कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स फर्स्ट रूलर थे इस इंग्लैंड के, और किंग चार्ल्स फर्स्ट जेम्स फर्स्ट के सेकंड बेटे थे। अब इनका जो रूल था वो था 1625 से 1640 तक। तो ये जो कैरोलाइन एज, इस दौरान को कैरोलाइन एज माना जाता है। और इस एज में क्या हुआ कि जो कैरोलाइन एज में जो किंग चार्ल्स फर्स्ट जो राजा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहना चाहिए, रॉन्ग डिसीजन लिए, ठीक से शासन को नहीं चलाया, मनमानी की और अय्याशी की, और एक तरह से हमेशा झगड़ा होते रहा पार्लियामेंट के साथ और जो प्यूरिटन्स थे उनके साथ। तो इस वजह से क्या हुआ, सिचुएशन सिविल वार की तरफ बढ़ गई। सिविल वार हुआ, आगे चल के नेक्स्ट स्टेज में गृह युद्ध हुआ। और इस एज में जो लिटरेचर था इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ये सारी घटनाक्रम से, पूरे उथल पुथल से। तो इस एज के जो ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे वो पहले के एज में भी लिख रहे थे, जैकोबियन एज में भी लिख रहे थे, इस एज में भी लिख रहे थे। बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, ब्यूमंट एंड फ्लेचर, जॉन वेबस्टर एंड थॉमस मिडल्टन, ये ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। और इस एज में जो पोएट्स थे वो थे मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और इसके जो मेन कर्ता धर्ता थे वो थे एंड्रयू मार्वल, जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट। जॉन डॉन ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट माने जाते हैं इनफैक्ट इस एज के। अब हाँ, अब आगे बात करते हैं हम सिविल वॉर एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। तो अब कैरोलाइन एज के बाद ये एज आता है। इस एज में सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, इसलिए सिविल वॉर पीरियड भी कहा जाता है, कॉमनवेल्थ का पीरियड कहा जाता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ का शासन था। तो इसकी जो टाइम लाइन है वो 1640 से लेकर 1660 तक है। और इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच में गृह युद्ध चल रहा था, और इस पार्लियामेंट का नेतृत्व कर रहा था ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि एक प्यूरिटन था, वो लीडर था, प्यूरिटन लीडर था। फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि चार्ल्स फर्स्ट को कैद कर लिया गया, उसके ऊपर ट्रायल चलाया गया, फिर उनको बिहेड हुआ, उनको मतलब उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया चार्ल्स फर्स्ट का। तो ये चार्ल्स फर्स्ट पहले इंग्लैंड के शासक थे जिनका सिर धड़ से अलग हुआ था, और तो यूनिक इवेंट हुआ था इस दौरान, और ये हुआ था 1649 में। फिर ओलिवर क्रॉमवेल जो लीडर थे अदर ग्रुप के, वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने इंग्लैंड के। वो राजा नहीं बने, लॉर्ड प्रोटेक्टर बने, ये बात ध्यान रखने की बात है।
और इस दौरान क्या हुआ था कि थिएटर्स को बैन लगा दिया गया था, क्योंकि जो ये इसके जो लीडर थे ओलिवर क्रॉमवेल, ये जो प्यूरिटन्स थे, इन लोग को थिएटर पसंद नहीं था। थिएटर में जो बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ गई थी, ये सब उनको पसंद नहीं था, तो इस वजह से बैन लग गया था। और इस एज के ग्रेट राइटर्स थे जॉन मिल्टन, जॉन बेनियन। अब बात आती है रेस्टोरेशन एज की, जिसमें 1660 से स्टार्ट होता है और 1700 तक चलता है। इसमें क्या हुआ था कि जो किंग चार्ल्स फर्स्ट जिनकी कहना चाहिए बिहेडेड हुए थे, उनके बेटे चार्ल्स फर्स्ट जो कि फ्रांस चले गए थे, वो उनको फिर से बुलाया गया इंग्लैंड में और रेस्टोर किया गया इंग्लैंड के थ्रोन पे, इसलिए रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुआ और जो थिएटर्स के ऊपर बैन लगा था वो हट गया इसमें। और इसमें दो पॉलिटिकल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए, उभर के आए, वो थे विग और टोरी। एक था विग और एक टॉरी। जो टॉरी था वो राजशाही का समर्थक था, विग था जो पार्लियामेंट का समर्थक था। तो इनके बीच में स्ट्रगल चलते आया। अब इस एज के दौरान जो ग्रेट राइटर्स थे वो थे जॉन ड्राइडन। अब इतने ग्रेट राइटर थे जॉन ड्राइडन, इतने ग्रेट पोएट थे कि पूरे के पूरे एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, रेस्टोरेशन एज को। और इसके अलावा विलियम कॉन्ग्रेव, जॉन वैंग्रो, अल्फ्रा बेन, थॉमस राइमर ग्रेट राइटर्स थे। अल्फ्रा बेन फर्स्ट ग्रेट फीमेल राइटर थी इस एज की, वो जो उन्होंने रोवर लिखा है, ड्रामा लिखा है जो बहुत पॉपुलर हुआ। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, एनलाइटनमेंट एज, जिसकी टाइम लाइन है 1700 टू 1798। अब ये जो एज था, एज ऑफ रीज़न था, एज ऑफ सेंसिबिलिटी था, क्योंकि इसमें तर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, रीज़न पे ध्यान दिया जा रहा था, ना कि इमोशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और सेंसिबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा था, सेंसिबल लिटरेचर लिखे जा रहे थे। न्यू क्लासिकल एज था, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा था कि जो राइटर्स थे, जो लिटरेरी फिगर्स थे, वो क्लासिकल राइटर्स की नकल कर रहे थे। क्लासिकल राइटर्स मीन्स ग्रीक और रोमन लिटरेचर का नकल कर रहे थे, इसलिए इन्हें न्यू क्लासिकल राइटर्स कहा गया। और ये इस एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है और अगस्टन एज भी कहा जाता है। तो सारे के सारे एज इसके अंतर्गत आते हैं, एनलाइटनमेंट एज के अंतर्गत। अब इस एनलाइटन एज में क्या हुआ था कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ था, साइंस के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति आई थी। ग्रेट साइंटिस्ट थे, न्यूटन और गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरीज की थी। इस एज में इंग्लैंड में कॉफ़ी हाउसेस कल्चर स्थापित हुआ था। कॉफ़ी हाउसेस हुए थे जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशन करते थे। और मैगजीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, मैगजीन लिखे गए, मैगजीन का वोग आ गया था, फैशन में था। फिर पीरियडिकल्स ऐसे भी लिखे जा रहे थे इस दौरान। फिर इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ था, वो था डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि पब्लिश किया गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जो ग्रेट राइटर थे इस एज के। इसको आप इसको याद रखेंगे, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके अलावा जो ग्रेट राइटर्स थे वो ज़्यादातर सटायर्स लिख रहे थे इस एज में, और एक तरह से व्यंग रचना लिख रहे थे, क्योंकि इस एज में जो उथल पुथल चल रही थी, व्यंग हो रहे थे, उसके ऊपर राइटर्स लिख रहे थे, जो पॉलिटिकल उथल पुथल के ऊपर लिख रहे थे। और ग्रेट राइटर्स है एनलाइटनमेंट एज के, वो थे अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने रेप ऑफ द लॉक लिखा है, एसे ऑन मैन लिखा है, और बहुत सारा लिखा है। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने गुलिवर ट्रैवल्स लिखा है। रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, पीरियडिकल एसेस के पायनियर। डैनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा है। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन ने पामेला लिखा है। इस तरह से ग्रेट ये राइटर्स थे इस एज के, जो इन लोग प्रॉपर क्या थे, नावलिस्ट थे। तो नावल इस एज में बहुत ज़्यादा फला फूला, एनलाइटनमेंट एज में, और सटायर फला फूला। अब बात आती है रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज की जो टाइम लाइन है वो है 1798 से 1837 तक। और ये इसका जो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो कि दो दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लेके आए, लिरिकल बैलेट्स, 1798 में। तो इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और इस दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। तो क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो पूरी सिचुएशन उलट पलट हो गई थी। इंडस्ट्रीज़ का नुकसान हो रहा था, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, लोगों की जो कंडीशन है डिटेरियोरेट हो रही थी, खासकर जो वर्किंग क्लास की कंडीशन। डिह्यूमनाइजेशन हो रहा था, लोगों को एक तरह से मानवहीनता, मानव
जो मानवता थी ख़त्म हो रही थी। तो जो इस एज के जो ग्रेट सेंसिबल राइटर्स थे वो फीलिंग्स पे जोर दे रहे थे, इमोशंस पे जोर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको अगर इंसानियत को बचाना है, फिर से अगर इंसानियत को हमको स्थापित करना है, तो हमको बैक टू नेचर जाना चाहिए, प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। तो ग्रेट इस दौरान राइटर्स थे जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्हें पायोनियर कहा जाता है रोमांटिक एज का, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली और जॉन किट्स, ये रोमांटिक पोएट्स थे। और पोएट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस एज में। इसके अलावा नॉवेल्स भी लिखे गए, जिसमें से जेन ऑस्टिन इस एज की ग्रेटेस्ट थी राइटर। आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस जरूर पढ़ा होगा इनका। फिर वॉल्टर स्कॉट, हॉरेस वालपूल, रिचर्ड शेरिडन अदर नॉवेलिस्ट थे। अब बात करते हैं विक्टोरियन एज की। जब क्वीन विक्टोरिया थी 1837 में, वो इंग्लैंड की गद्दी पे आसीन हुई, तब से इस एज की शुरुआत हुई, विक्टोरियन एज की। और इस दौरान क्या हुआ था, विक्टोरियन एज के दौरान इसे न्यू गोल्डन एज भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इस अगेन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पहले ही एज में शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ, बहुत ज़्यादा फला फूला। तो इससे क्या हुआ कि जो उसमें काम करने वाले लोग थे, उनकी जो स्थिति थी बहुत बुरी हो गई। गरीब लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, उनका जो कंडीशन था बहुत ख़राब हो गया था। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल था, एक तरह से असमानता थी। तो उसको दूर करने के लिए क्या हुआ, राइटर्स थे, उन्होंने इस एज में इन सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखा कि कैसे समाज में सुधार होने चाहिए, इस तरह से। तो ख़ास करके जो राइटर्स थे, तो चार्ल्स डिकेंस थे, ये सब लोगों ने जो नॉवेल्स लिखे, जो कि रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने बात की, सोशल रिफॉर्म्स की बात की उन्होंने। और इस एज में चार्ल्स डार्विन जो ग्रेट कहना चाहिए वो लेके आए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लेके आए। और इसमें क्या हुआ कि जो दुनिया को जो देखने का नज़रिया था, भगवान को और रिलीजन को जो देखने का जो नज़रिया था लोगों का, पूरी तरह से चेंज हो गया। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी लाई। और इस एज में फेथ और रीज़न के बीच में क्लैश हो रहा था। कुछ लोग धर्म को मान रहे थे, कुछ लोग साइंस को मान रहे थे। तो एक स्ट्रगल चल रहा था फेथ और रीज़न के बीच में। पॉपुलर पोएट्स थे इस एज के, अल्फ्रेड टेनिसन जो ग्रेटेस्ट थे, पोएट लॉरेट भी थे, राज कवि थे कहना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। फिर डी.जी. रोसेटी भी ग्रेट राइटर थे, पोएट थे, जिन्होंने प्री रफलाइट मूवमेंट की स्थापना की। और इस एज में एक और मूवमेंट चला था, वो था एस्थेटिक मूवमेंट, जिसका नेतृत्व किया था ऑस्कर वाइल्ड ने। फिर नॉवलिस्ट थे इस एज के, चार्ल्स डिकेंस, एलिजाबेथ गास्केल, जॉर्ज इलियट, शार्लोट ब्रॉन्ट, एमिली ब्रॉन्ट, एन ब्रॉन्ट, थॉमस हार्डी, ऑस्कर वाइल्ड, विलियम मैकपीस थैकरी। तो इस विक्टोरियन एज को एज ऑफ नॉवेल भी कहा जाता है। नॉवेल के लिए बहुत ही पॉपुलर है ये विक्टोरियन एज। अब बात करते हैं मॉडर्न एज की, जिसकी जो टाइम लाइन है वो है 1901 से लेके 1945। तो ये स्टार्ट होता है 1901 से। सोसाइटी इस समय बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो गया था, टुकड़ों में बढ़ गया था। पूरी सोसाइटी में एक तरह से कहना चाहिए डिल्यूशन था, सब कुछ धुंधले में था। और इस दौरान क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। तो लोगों ने देखा कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा था, वॉर हो रहा था, लोगों की मौत हो रही थी और लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। और इस दौरान क्या हुआ था कि 1929 से लेकर 1930 तक मार्केट क्रैश हो गया था, जो ग्लोबल मार्केट था, और डिप्रेशन आ गया था। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो थी उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा था इस एज में, मॉडर्न एज में। इस एज की जो उथल पुथल, इस एज की जो सारी इन समस्याओं को बहुत अच्छे से पेश किया है टी.एस. एलियट ने अपने एक पोएट्री द वेस्टलैंड में। इस डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, इस समय क्या हुआ था कि सभ्यता का जो डिक्लाइन हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था, मानवता का डिग्रेडेशन हो रहा था, सब कुछ उथल पुथल था, कुछ भी सही से नहीं चल रहा था। तो लोगों के मन में एक भ्रम था और ये जो फ्रैगमेंटेशन था पूरा का पूरा लिटरेचर में दिख रहा था। अब इस एज में लोगों का जो ध्यान था वो ह्यूमन माइंड की तरफ भी गया कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, इंसान का जो दिमाग है। स्पेशली जब सिगमंड फ्रूड ने एक अपना वर्क लेके आए, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम इन 1900, जब वो लेके आए तब लोगों ने इसको जाना कि ह्यूमन माइंड के कितने पार्ट्स होते हैं,
फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल लिखा जाने लगा इस दौरान। मतलब ऐसे नॉवेल्स जो कि समय से परे थे, इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड थे। और इस दौरान जो प्लॉट्स थे कोई एकदम खास फिक्स प्लॉट नहीं होता था। प्लॉट एकदम मतलब कोई भी फिक्स उसमें इसका जो टाइम स्ट्रक्चर था वो फिक्स नहीं था। फिर सिंबोलिज्म यूज़ हो रहा था, प्रतीकवाद यूज़ हो रहा था लिटरेचर में। मॉडर्न राइटर्स थे टी.एस. एलियट, वी.बी. येट्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ कॉनराड, जॉर्ज ऑरवेल, डी.एच. लॉरेंस, ई.एम. फॉस्टर, जे.बी. शॉ, ये ग्रेट मॉडर्न राइटर्स थे इस एज के। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज की, जो मॉडर्न एज के बाद का था। पोस्ट मॉडर्न मतलब उसके बाद का एज, तो ये था 1945 से स्टार्ट होके प्रेजेंट मोमेंट तक अभी चल रहा है ये। और इसमें क्या हुआ था, ये इसकी जो स्थापना है मतलब 1945 से मानी जाती है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1945 से। और ब्रिटेन क्या था, अपना जो शक्ति को उसका कमज़ोर हो गया था ब्रिटेन। अपनी कॉलोनीज़ की जो पकड़ है धीरे धीरे छूट रही थी, उसकी पकड़ जो है, कॉलोनीज़ आज़ाद हो रहे थे, हमारा देश भी आज़ाद हुआ था उसी दौरान। और अमेरिका सुपर पावर बन रहा था, ना कि ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन का बोलबाला था, अब अमेरिका का बोलबाला था। और इस एज में भी सब कुछ फ्रैगमेंटेड था, सब कुछ डिसऑर्डर्ड था, कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा था। लोगों के माइंड में एक तरह से आशंका थी। और लेकिन अब क्या था कि जो लोग थे, ये जो फ्रैगमेंटेशन था, ये डिस्कॉर्ड था, ये जो अजीबपन था, जो एब्सर्डिटी थी, उसी को ही सेलिब्रेट करने लगे लिटरेचर में। और उसी में ही एक लॉजिक ढूंढने लगे। उस जो लॉजिक, कहीं पर लॉजिक नहीं था, उसी में ही लॉजिक देखने लगे और उस तरह से लिखने लगे। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एंग्री यंग मैन थिएटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस एज में। पोट्री लिखे जाने लगी, जो कि कन्फेशनल पोट्री थी, जो कि कन्फेशन पे बेस रहती थी, अपने बारे में पोएट्स लिखते थे। और कोई एक ख़ास प्रकार का हम नहीं लेबल नहीं दे सकते कि इस तरह का था, ये उस तरह का था। एक तरह से पूरी तरह से मतलब जिसको जो बना रहा था वो लिख रहा था इस तरह से। अब इस एज के जो पॉपुलर राइटर्स थे वो थे पोस्ट मॉडर्न एज के, वो थे सैमुअल बेकेट, जिन्होंने वेटिंग फॉर द गॉडोट लिखा है। फिर हैरोल्ड प्रिंटर, टॉम स्टपर्ड, जॉन ऑसबॉर्न, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज, अगाथा क्रिस्टी, समरसेट मॉम, जो ग्रेट नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे। डोरिस लेसिंग, एंजेला कार्टर इस एज के राइटर थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरी समरी डिस्कस की, पूरी लिटरेरी एजेस की। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक इट और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।